हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म अप्लाइड ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि 2 बजे हम लोग का एक बेहतरीन सेशन होता है और इस सेशन में हम लोग बायोलॉजी विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था? तो हमने नया टॉपिक शुरू किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम लोगों ने पिछली क्लास में जान लिया था कि श्वसन क्या होता है, श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग क्या होता है। फिर उसके बाद हमने जाना था कि ब्रीदिंग के ये जो श्वासोच्छ्वास के 2 चरण होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हमने जाना था कि लगभग जो है 78% नाइट्रोजन हम लोग वायु में ग्रहण करते हैं, वायु से 21% ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो एक्सेलेशन में हम क्या निकालते हैं, यानी कि 78% ऑक्सीजन का हम नाइट्रोजन का हम त्याग देते हैं, 16.4% ऑक्सीजन को हम त्याग देते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम त्याग देते हैं। फिर हमने बात किया था मानव का जो श्वसन अंग है, जो श्वसन तंत्र है, उसके बारे में जाना था कि जो मानव का श्वसन तंत्र है वह किस प्रकार कार्य करता है। उसको मैंने विथ डायग्राम आप लोगों को डिस्क्राइब किया था। उसमें जो है हम लोगों ने मेन चीजें क्या पढ़ ली थी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत हमने बताया था कि नॉस्ट्रिल्स होता है, जिसको नॉस्ट्रिल होता है, ठीक है। नॉस्ट्रिल के बाद नेजोफेरिंक्स होता है, यानी इसको नासा द्वार कहते हैं। नेजोफेरिंक्स को नासा ग्रसनी कहते हैं। फिर लैरिंग्स होता है, जिसको कंठ कहते हैं। उसके बाद विंड पाइप, जिसको वायु नली कहते हैं। फिर ब्रोंकाई, जिसको श्वसनी कहते हैं। फिर लंग्स, जिसको फेफड़ा कहते हैं। और लास्ट में डायाफ्राम होता है। तो ये पूरे जो है मानव के श्वसन अंग है। इन्हीं अंगों, ये जब अंग संपूर्ण मिल जाते हैं तो एक तंत्र का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों में हम लोगों ने लैरिंग्स का अध्ययन कर लिया था कि लैरिंग्स क्या होता है, ठीक। हमने बताया था लैरिंग्स को साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स, और इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग की प्रीवियस क्लास की कंप्लीट हो गई थी। अभी तक अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को प्रीफर कीजिए, वहां से अपना बेस क्लियर कीजिए इस चैप्टर का, फिर उसके आगे आज ये वाला वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। हम लोग आज जो हमको पढ़ना है वह विंड पाइप के बारे में जानना है, यानी कि श्वास नली के बारे में जानना है कि श्वास नली क्या होता है। तो कल मैंने आपको डायग्राम बनाया था और डायग्राम में समझाया था, ठीक है। एक बार थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं जो मैंने कल आपको समझाया था, जल्दी से देख लेते हैं भाई। मैंने आपको बताया था कि ये जो होता है यहाँ पे ये क्या है, ये है कंठ, यानी कि लैरिंग्स। उसके बाद ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, तो इसको विंड पाइप, यानी कि इसी को कहते हैं श्वास नली। इसमें मैंने बताया था कि कुछ इस प्रकार के सी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है हाइलिन उपास्थि। क्या कहा जाता है? हाइलिन उपास्थि, यानी कि हाइलिन कार्टिलेज। इस हाइलिन कार्टिलेज का कार्य क्या होता है, तो यह जो है श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकती है। तो इसी प्रकार अब हम लिखेंगे श्वास नली के बारे में, जो जो हम यहाँ पे समझाते जाएंगे उसी उसको हम नोट कराते जाएंगे। तो आप हेडिंग डालिएगा श्वास नली, श्वास नली जिसको कहते हैं विंड पाइप, विंड पाइप। इसमें आप पहला पॉइंट लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा कि यह 17 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। यह 17 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है, यानी कि इसकी लंबाई अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी लंबाई कितनी होगी, लगभग 17 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, तो दूसरा पॉइंट आपको यह लिखना है कि यह जो श्वास नली है, ये श्वास नली का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इसके माध्यम से वायु वायु फेफड़े तक पहुंचती है। यानी कि श्वास नली के माध्यम से वायु क्या होती है, फेफड़े तक पहुंचती है। 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके।
तीसरा पॉइंट, यही जो श्वास नली है यानी कि ये जो विंड पाइप है, ये विंड पाइप आगे चल के ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसको श्वसनी कहा जाता है। इसको, ये जो दो भागों में विभाजित हो रही है, इसको कहते हैं श्वसनी, इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्रोंकाई। ठीक है, तो इसमें आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। आगे चल के यह श्वास नली ब्रोंकाई यानी कि यह श्वास नली दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट में आपको बस इतना समझना है कि ये जो हमारी श्वास नली है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये 17 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य यह होता है कि यह वायु को हमारे फेफड़े तक पहुंचाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है हाइलिन कार्टिलेज यानी कि सी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसको हाइलिन उपास्थि कहते हैं। ये क्यों पाया जाता है, तो यह इस वजह से पाया जाता है कि ये जो श्वास नली है यानी कि श्वसनी है, यह आपस में चिपके ना। तो इस पॉइंट को भी लिख लीजिए। वायु नली या श्वास नली, वायु नली में सी आकार की उपास्थियां पाई जाती हैं, जिन्हें हाइलिन उपास्थि कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं, हाइलिन उपास्थि कहते हैं, जिन्हें हाइलिन उपास्थि या इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन उपास्थि कहते हैं। जो वायु नली को आपस में चिपकने से बचाती है। इतना पॉइंट आपको क्लियर रखना है, किसके बारे में, विंड पाइप के बारे में। ठीक है, तो विंड पाइप के बारे में 3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। पहला यह कि विंड पाइप की लंबाई लगभग कितनी होती है, 17 सेंटीमीटर होती है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य होता है वायु को जो है हृदय तक, वायु को फेफड़े तक पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा इसमें जो है एक सी लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यह वायु नली आपस में चिपक न जाए, इसी कारण यहाँ पे सी लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हाइलिन उपास्थि या हाइलिन कार्टिलेज कहा जाता है। तो सभी लोग भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, जो लोग भी लिख रहे हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमने श्वास नली के बारे में जान लिया। अब हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है लंग, उसको बारे में जानेंगे, यानी कि फेफड़े के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि फेफड़ा क्या होता है, इसकी जो क्रिया विधि क्या होती है, ये सारी चीजें अब हमको जानना है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फेफड़ा है, मनुष्य का जो लंग है, वह 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है लेफ्ट लंग, एक होता है राइट लंग। लेफ्ट लंग कितने खंडों से मिलकर बना है, तो लेफ्ट लंग 2 खंडों से मिलकर बना है। और राइट लंग कितने खंडों से मिलकर बना है, तो राइट लंग 3 खंडों से मिलकर बना है। ओवरऑल इन शॉर्ट आप यह कह सकते हैं कि मनुष्य का फेफड़ा 2 भागों से मिलकर बना है। एक होता है दायां भाग और एक होता है बायां भाग। दाएं भाग में यानी कि राइट लंग में कितने जो है खंड होते हैं, तो 3 खंड होते हैं। बाएं भाग में 2 खंड होते हैं। ओवरऑल 5 खंड हमारे फेफड़े में होते हैं। ये कल सब मैंने आपको बता दिया था। तो यानी कि इस फेफड़े में ये हो गया आपका राइट लंग,
और ये हो गया आपका लेफ्ट लंग। ठीक है, अब ये जो राइट लंग है कितने खंडों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे ये 3 खंडों से मिलकर बना है, यानी कि यहाँ पे 3 खंड पाए जाते हैं। और ये जो लेफ्ट लंग है यह कितने खंडों से मिलकर बना है, तो यह 2 खंडों से मिलकर बना है, यानी कि हमारा जो संपूर्ण फेफड़ा है वह कितने खंडों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे 5 खंडों से मिलकर बना है, जिसमें दाहिनी ओर 3 खंड और बाईं ओर 2 खंड पाए जाते हैं। अब देखिए इसी जो फेफड़े में गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? गुब्बारे नुमा संरचनाएं, जिनको क्या कहा जाता है, तो इनको वायु कोष्ठ कहा जाता है। फेफड़े में गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें वायु कोष्ठ कहा जाता है, और इन वायु कोष्ठों में ही वायु भरी होती है। इंग्लिश में कह सकते हैं कि जो फेफड़ा है हमारा लंग्स है, इसमें जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को एल्वियोली कहते हैं, और इसी एल्वियोली में हमारा वायु क्या होता है, तो भरा हुआ होता है। ठीक है भाई, अब इसमें हमारे एल्वियोली में वायु भरी होती है, जिसके कारण एल्वियोली को क्या कहा जाता है, यानी कि वायु कोष्ठ को फेफड़े की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो आप क्या बताएंगे? एल्वियोली, यानी कि जो हमारा फेफड़ा है उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है, तो आप कहेंगे वायु कोष्ठ होती है। गॉट इट गाइस? और ये जो गुब्बारे नुमा संरचना है इसी को वायु कोष्ठ कहते हैं। चलिए अब इसको लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है? ये है वायु कोष्ठ। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्वियोली। तो ये हो गया हमारा फेफड़ा। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, तो हेडिंग डाल लीजिएगा लंग्स, यानी कि फेफड़े। पहला पॉइंट लिखिएगा कि फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। पहला पॉइंट आपको लिखना है, फेफड़ा या फेफड़े मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। ठीक है, फेफड़ा मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, फेफड़े 2 भागों से मिलकर बने होते हैं। 2 भागों से मिलकर बने होते हैं तथा पहले भाग में 3 खंड होते हैं, जिसे दायां फेफड़ा यानी कि राइट लंग कहा जाता है, जिसे राइट लंग, तथा दूसरे भाग में 2 खंड होते हैं, जिसे बायां भाग यानी कि लेफ्ट लंग कहा जाता है। दिख नहीं रहा क्या भाई? चलिए यहां लिख देते हैं, कहा जाता है। तो ये हो गया नॉर्मल सी चीजें फेफड़े के बारे में। हमने 2 पॉइंट जाना कि फेफड़ा क्या है, तो फेफड़ा मनुष्य का प्रमुख श्वसन अंग होता है। ठीक है, उसके बाद जो मनुष्य का फेफड़ा है, जो मनुष्य का लंग्स है, वह 2 भागों से मिलकर बना है। एक होता है दायां फेफड़ा और एक होता है बायां फेफड़ा। दाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं, तो 3 खंड होते हैं। बाएं फेफड़े में कितने खंड होते हैं, तो 2 खंड होते हैं। ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि जो मनुष्य का फेफड़ा है कितने खंडों से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे 5 खंडों से मिलकर बना है। वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नोट डाउन करना हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके आगे क्या पॉइंट बनेगा, तो इसके आगे एक पॉइंट और नीचे लिख देते हैं। पॉइंट यह बनेगा कि ये जो मनुष्य का फेफड़ा होता है, तो मनुष्य के फेफड़े में लगभग 300 मिलियन गुब्बारे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। उसको क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ कहते हैं। उसी पॉइंट को आगे लिखना है। मनुष्य के फेफड़े में लगभग 300 मिलियन गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है। गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे वायु कोष्ठ इंग्लिश में क्या कहते हैं, एल्वियोली, जिसे वायु कोष्ठ कहते हैं। तथा इसी वायु कोष्ठ में वायु भरी होती है, जिसके कारण वायु कोष्ठ को फेफड़े की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। जिसके कारण वायु कोष्ठ को फेफड़े की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है भाई, इतनी पॉइंट आपको याद रखना है लंग्स के बारे में। ठीक, क्या मैंने बताया, मैंने यह बताया कि जो हमारा लंग्स है, जो फेफड़ा है, यह मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग होता है। जो फेफड़ा है यह दो लोब से मिलकर बना होता है, एक होता है लेफ्ट लंग, एक होता है राइट लंग। लेफ्ट लंग में 3 खंड पाए जाते हैं, राइट लंग में 2 खंड पाए जाते हैं। उसके बाद फेफड़े में लगभग 300 मिलियन गुब्बारे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको एल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठ कहते हैं। और इन वायु कोष्ठों में वायु भरी होती है, जिसके कारण इन वायु कोष्ठों को फेफड़े की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। गॉट इट गाइस, इतना क्लियर हो रहा है? इतना सबको क्लियर हो गया भाई? स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। चलिए मैं हटा जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट की इसी में। तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो अब मैं इस पॉइंट को इरेज कर रहा हूं। अब आप सुने होंगे या आपने प्रश्न देखा होगा, अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि फेफड़े को सुरक्षात्मक आवरण कौन प्रदान करता है, या फेफड़े के सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहा जाता है। फेफड़े के सुरक्षात्मक आवरण को क्या कहा जाता है, तो फेफड़े के सुरक्षात्मक आवरण को प्लूरा कहा जाता है, यानी कि इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो फुफ्फुस आवरण कहते हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो रही हैं। आपसे अक्सर पूछा भी जाता है ये एग्जाम में कि जो फेफड़े को बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है, उस आवरण को क्या कहते हैं, तो उस आवरण को फुफ्फुस आवरण कहते हैं। एक प्रश्न और यहाँ से हार्ट से बन जाता है कि हृदय के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक, और इसके बाह्य आवरण को क्या कहेंगे, तो कहेंगे आप प्लूरा। तो इसका जो बाह्य आवरण होता है, इस जो फेफड़े का बाह्य आवरण होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, तो उसको हम जो है प्लूरा कह देते हैं। प्लूरा हिंदी में इसको कहते हैं फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण। तो आपको यहां से एक पॉइंट लिखना है कि मनुष्य का फेफड़ा
एक आवरण से घिरा होता है, एक आवरण से घिरा होता है जिसे फुफ्फुस आवरण, फुफ्फुस आवरण इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुफ्फुस आवरण या प्लूरा कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। यह फेफड़े को आंतरिक, यह फेफड़े को आंतरिक सुरक्षा प्रदान करता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है, कि जो फेफड़े, जो हमारा फेफड़ा है एक आवरण से घिरा होता है, जिस आवरण को फुफ्फुस आवरण या इंग्लिश में प्लूरा कहते हैं, और यह क्या करता है, तो यह हमारे फेफड़े को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। तो यहां से हम लोगों ने लंग्स के बारे में जान लिया। अब एक बार जो है क्विक रिवीजन में लंग्स का करा दूं विद द हेल्प ऑफ फिगर। देखिए हमने क्या जाना था कि जो मानव का श्वसन तंत्र है, उस मानव के श्वसन तंत्र में शुरुआत कहाँ से हो जाती है, नॉस्ट्रिल से हो जाती है। नॉस्ट्रिल्स के बाद जो है नेजोफेरिंग्स आती है, नेजोफेरिंग्स के बाद आपकी लैरिंग्स यानी कि कंठ आता है। यानी कि जो वायु है वह वायु कहाँ गई, कंठ, कंठ के माध्यम से कहाँ आई, विंड पाइप में, विंड पाइप के माध्यम से कहाँ गई, श्वसनी से दो भागों में विभाजित हो गई, और दो भागों में विभाजित होने के बाद एक तरफ चली गई राइट लंग में, दूसरी तरफ चली गई लेफ्ट लंग में। अब जो संपूर्ण वायु है वह वायु इन जो एल्वियोली पाई जा रही हैं राइट लंग और लेफ्ट लंग में, इन एल्वियोलीज में क्या हो गई, स्टोर हो गई, यानी कि वायु हमारी यहाँ पे स्टोर हो गई। अब इस वायु से कैसे जो है हम ऑक्सीजन को लेंगे, क्या हमारे अंदर कोई फिल्टर लगा होता है, तो आप कहेंगे जी नहीं, कोई फिल्टर नहीं लगा होता है। देखिए अब यहाँ पे जो फेफड़ा है, फेफड़े में क्या स्टोर है, तो आप कहेंगे फेफड़े के एल्वियोली में वायु स्टोर है। अभी हमने जब प्रीवियस लेक्चर्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो अशुद्ध रक्त है यानी कि जो इम्प्योर ब्लड है, तो इम्प्योर ब्लड हमारे कहाँ पे गया, लंग्स में, हमारे जो है पहले हार्ट में गया, हार्ट से जो है वह पल्मोनरी आर्टरीज के माध्यम से कहाँ गया, लंग्स में गया। यानी कि इम्प्योर ब्लड जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा गया, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला गया, लंग्स में चला गया, और लंग्स में उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या मिल गई, वायु मिल गई, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेज मिल गई। तो जो ब्लड है वह ब्लड क्या करेगा, अपने साथ मिक्सचर ऑफ गैसेज ले लेगा। उन मिक्सचर ऑफ गैसेज में वह किसको लेगा, तो आप कहेंगे कि उन मिक्सचर ऑफ गैसेज में वह ऑक्सीजन को पिक करेगा। कैसे ऑक्सीजन को पिक करेगा, तो आप जानते हैं कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का सूत्र क्या होता है, HbO2, ठीक है। यानी कि यह हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया कहां से, इन वायु कोष्ठों के माध्यम से। अब जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गया तो वह ब्लड शुद्ध हो गया, वह ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। अब वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, तो वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स की माध्यम से हमारे हृदय के बाएं आलिंद में यानी कि लेफ्ट आर्ट्रियम में चला जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वही शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। वही शुद्ध रक्त लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी यानी कि ऑल्टा में जाएगा, और ऑल्टा से हमारे संपूर्ण शरीर में शुद्ध रक्त मिल जाएगा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। और जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा तब क्या होगा, यानी कि हमारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचेगा, और जब ऑक्सीजन पहुंचेगा तो जो भोजन है यानी कि जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीकरण होगा, और ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण हो जाएगा तो वहां से CO2, H2O और ऊर्जा प्रोड्यूस होगी, यानी कि एनर्जी निकलेगी, और वह एनर्जी 36 ATP होगी, जिसके कारण हमारा जो है हमारी शरीर ऊर्जावान रहेगी और हम अपना श्वसन प्रक्रिया सुचारू रूप से स्टार्ट रखेंगे। गॉट इट गाइस। तो ये है पूरी श्वसन की मैकेनिज्म, यानी कि रेस्पिरेशन कैसे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से, यहाँ से ये सारी चीजें क्लियर होती है।
तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लंग्स हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं डायाफ्राम के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को लिखा लिखा के क्यों समझा रहा हूं भाई, मैं भी चाहूं तो जो है पीडीएफ क्रिएट कर लूं, ठीक, पीडीएफ लगा दूं और वहां से आपको समझा दूं। मेरा मेन मोटिव है कि मैं जो समझा रहा हूं उसको अपने हाथ से लिखूं, जिससे जो है आप भी नोट्स बनाएं और उन्हीं सरल शब्दों में आप भी पढ़ें, तो आपको एग्जाम में ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, और आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, लिख के आपको पढ़ाना ज्यादा बेनिफिशियल है भाई कि पीडीएफ के रूप में पढ़ाना ज्यादा बेनिफिशियल है, ये आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम यहां से डायाफ्राम के बारे में भी जान लेते हैं कि डायाफ्राम से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। डायाफ्राम, तो डायाफ्राम सबसे पहले तो एक पॉइंट यह लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायाफ्राम सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है। सिर्फ किसमें पाया जाएगा, तो स्तनधारियों में पाया जाएगा। लिखिएगा यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है, यह केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। पहला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि जो डायाफ्राम है किसमें पाया जाएगा, स्तनधारियों में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह यह है कि जो डायाफ्राम है यह हमारे लंग्स और हार्ट दोनों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, यानी कि यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तो दूसरा पॉइंट होगा डायाफ्राम फेफड़े तथा हृदय को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। फेफड़े तथा हृदय को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि डायाफ्राम हमारे लंग और हार्ट दोनों को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करेगा। उसके अलावा और क्या डायाफ्राम का काम होता है, तो भाई यह हमारे ब्रीदिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो लिख लीजिएगा, यह श्वासोच्छ्वास जिसको नॉर्मल टर्म में सांस लेना और इंग्लिश में ब्रीदिंग कहते हैं, यह श्वासोच्छ्वास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब श्वासोच्छ्वास में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि ब्रीदिंग में डायाफ्राम का क्या काम है, तो जरा सा सुनिएगा। देखिए, जब हम क्या करते हैं, जब हम वायु को ग्रहण करते हैं, तो जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो जो डायाफ्राम होता है वह डायाफ्राम समतल हो जाता है, समतल यानी कि प्लेन हो जाता है। डायाफ्राम जब प्लेन हो जाएगा तो जो लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि जो फेफड़ों का आयतन बढ़ जाएगा, और जब फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो वायु दाब घट जाएगी। वायु दाब घट जाएगी तो बहुत आसानी से हम जो है वायु को ग्रहण कर लेंगे। अब इसको मैं करके दिखाता हूं। जैसे हमने सांस को लिया, ये हमने वायु को ग्रहण किया, वायु को ग्रहण करेंगे तो फील करिएगा, वायु को ग्रहण किया तो हमारा डायाफ्राम क्या हुआ, समतल हो गया, प्लेन हो गया। अब डायाफ्राम जब प्लेन हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। किसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, लंग्स का, यानी कि फेफड़ों का आयतन बढ़ गया। जब फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगी और हम बहुत आसानी से वायु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जब हम वायु को ग्रहण करते हैं तो डायाफ्राम क्या हो जाता है, समतल हो जाता है, और जो हमारे लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण वायुदाब घट जाती है और हम बहुत आसानी से वायु को ग्रहण कर लेते हैं। फिर जब हम वायु को त्यागते हैं, जब हमने वायु को त्यागा तो ये जो डायाफ्राम है ये क्या हो गया, यह डोम शेप्ड में आ गया, डोम स्ट्रक्चर बना लिया। यह डोम स्ट्रक्चर बना लिया तो जो लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों का आयतन घटेगा, फेफड़ों का आयतन घटेगा, वायु दाब बढ़ेगी और हम बहुत आसानी से वायु को त्याग देंगे। क्लियर हुआ गाइस, कितनी चीजें क्लियर हुई।
चलिए, तो उसी को हम यहाँ पे पॉइंट बना के लिखते हैं। जब वायु को ग्रहण करते हैं, यानी कि वायु को ग्रहण करने में, वायु को ग्रहण करने में, वायु को ग्रहण करने में डायाफ्राम समतल हो जाता है, समतल हो जाता है, जिससे फेफड़े का आयतन बढ़ता है, फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है तथा वायु दाब घट जाता है। ठीक, वायु को जब हम ग्रहण करते हैं तो वायु को ग्रहण करने में डायाफ्राम क्या हो जाता है, समतल हो जाता है, जिससे जो फेफड़े का आयतन बढ़ेगा, और फेफड़े का आयतन बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, और जब वायुदाब घटेगा तब क्या हो जाएगा, तब हम बहुत आसानी से वायु को ग्रहण कर लेंगे, जिसके कारण, इसके आगे लिख लीजिएगा, जिसके कारण हम वायु को ग्रहण कर लेते हैं, वायु को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया भाई। अब एक इसका अपोजिट पॉइंट बनता है, वह क्या बनता है कि वायु को हम त्यागते कैसे हैं, यानी कि वायु को त्यागते समय क्या होता है, तो वायु को ग्रहण करने में ये हो गया, अब वायु को त्यागने में क्या होगा तो वह भी जान लीजिए। इसको मैं शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, पॉइंट बना के आप लिख लीजिएगा। वायु को त्यागने में, तो वायु को त्यागने में क्या होगा, जो हमारा डायाफ्राम होगा वह डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। वह कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, गुंबदनुमा स्ट्रक्चर बनाएगा, गुंबदनुमा, जिसको जो है डोम लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। डायाफ्राम हमारा गुंबदनुमा संरचना बनाएगा। अब गुंबदनुमा संरचना बनाएगा यानी कि जो फेफड़े का आयतन है, लंग्स का जो वॉल्यूम है, फेफड़े का आयतन क्या होगा, फेफड़े का आयतन घटेगा और वायु दाब बढ़ेगा, जिसके कारण हम लोग आसानी से वायु को त्याग देंगे। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को, कैसे डायाफ्राम काम कर रहा है ये समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए, डायाफ्राम क्या होता है, तो यह सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों यानी कि मैमल्स में पाया जाता है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा पॉइंट इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि डायाफ्राम जो है हमारे हृदय और लंग्स दोनों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट, यह श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम वायु को ग्रहण करते हैं उस समय डायाफ्राम समतल हो जाता है, जिससे जो हमारा लंग्स होता है उसका आयतन बढ़ जाता है और वायु दाब घट जाती है, जिसके कारण हम आसानी से वायु को ग्रहण कर लेते हैं। जब हम वायु को त्यागते हैं उस समय डायाफ्राम डोम लाइक स्ट्रक्चर यानी कि गुंबदनुमा संरचना बना लेता है, जिसके कारण फेफड़े का आयतन घट जाता है, और जब फेफड़े का आयतन घटेगा तो वायु दाब बढ़ जाएगी, जिसके कारण आसानी से हम वायु को त्याग देते हैं। क्लियर हुआ गाइस? और ये डायाफ्राम होता कहाँ है, तो आप सभी को पता है कि ये जो है ये क्या है, ये डायाफ्राम है। तो इस प्रकार से हमने जो है मानव का जो श्वसन तंत्र है यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसको पूर्ण रूप से समझ लिया। हमने कंठ को भी जान लिया, हमने विंड पाइप को भी जान लिया, ब्रोंकाई को भी जान लिया, हमने जो है राइट लंग लेफ्ट लंग को भी जान लिया, एल्वियोली को भी जान लिया और डायाफ्राम को भी जान लिया। इतनी चीजें आपको क्लियर हो रही है भाई? ये सारी चीजें क्लियर हो गई हों तो फिर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाता हूं, वह यह है कि विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स में भर भर के इनसे प्रश्न आता है। आइए उसको भी देख लेते हैं। अब मैं ये फिगर डिलीट कर दे रहा हूं, यानी कि रब कर दे रहा हूं।
अब जो आपकी हेडिंग पड़ेगी वह है विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग। विभिन्न जंतुओं के, थोड़ा इधर से लिखते हैं, विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग। विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग बहुत पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप जानिए कि जितने एक कोशिकीय जीव होते हैं, जितने एक कोशिकीय जीव होंगे यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, इनको इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे इनका जो श्वसन अंग होता है वह क्या होता है, तो इनका जो श्वसन अंग होता है वह होता है जनरल बॉडी सरफेस। इनका श्वसन अंग क्या होगा, जनरल बॉडी सरफेस, याद रखिएगा, जनरल बॉडी सरफेस, ये क्या होता है, इनका श्वसन अंग होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने एक कोशिकीय जीव हैं यह विसरण के माध्यम से, विसरण प्रक्रिया, डिफ्यूजन के माध्यम से अपना श्वसन संपन्न करते हैं। और उस जो श्वसन संपन्न होता है वह किस माध्यम से होता है, तो जनरल बॉडी सरफेस के माध्यम से। एक कोशिकीय जीव, अब आपके दिमाग में आया होगा कि एक कोशिकीय जीव होते कौन कौन से हैं, तो आपके एक कोशिकीय जीव में आ जाते हैं अमीबा, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नील हरित शैवाल, ये सब क्या हैं, ये सब एक कोशिकीय जीव है, यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, या इन्हीं को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक कोशिकीय जीवों का श्वसन अंग क्या होता है, तो आप कहेंगे जनरल बॉडी सरफेस होता है। और एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं, अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नील हरित शैवाल इत्यादि। ठीक है, अब प्रश्न कैसे बनेगा, पूछ लेगा कि अमीबा का श्वसन अंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे, जनरल बॉडी सरफेस है। दूसरा श्वसन अंग पूछा जाता है केचुए का, तो केचुए का तो भाई सभी को पता होगा, केचुए का श्वसन अंग क्या होता है, तो जो केचुआ होता है यानी कि जो अर्थवॉर्म होता है, तो अर्थवॉर्म का श्वसन अंग क्या होगा, आप कहेंगे मॉइस्ट स्किन, यानी कि गीली त्वचा ही क्या होती है इनकी, इनकी जो गीली त्वचा होती है वही इनका श्वसन अंग होता है, मॉइस्ट स्किन। तीसरा बनता है आपसे प्रश्न, तीसरा बनता है कि जो भी जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव, जलीय जीव, जलीय जीव में जैसे मछली हो गई, मछली का श्वसन अंग क्या होगा, टैडपोल हो गया, टैडपोल, टैडपोल के बाद झींगा हो गया, झींगा, इनका श्वसन अंग क्या होता है, तो आप कहेंगे गिल्स होता है, यानी कि गलफड़ा होता है। ठीक है, अभी आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि सर ये टैडपोल क्या होता है, टैडपोल किसको कहते हैं, तो जो भाई हमारा मेढक है, तो मेढे की जो लार्वा वाली स्टेज होती है उसी को क्या कह देते हैं, उसी को टैडपोल कहते हैं। ठीक है, तो जो मेढक का लार्वा होता है उसी को क्या कहते हैं, टैडपोल कहते हैं। ठीक, यहां से हमने तीन चीजें क्लियर किया, एक कोशिकीय जीवों का श्वसन अंग क्या होगा, तो आप कहेंगे जनरल बॉडी सरफेस, केचुए का श्वसन अंग क्या होगा, आप कहेंगे मॉइस्ट स्किन, जलीय जीव यानी कि मछली, टैडपोल, झींगा इत्यादि का श्वसन अंग क्या होगा, आप कहेंगे गिल्स। अब चौथा पॉइंट जो है वह आपके सुपर टेट एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि जो भाई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह पॉइंट महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। जितने कीट वर्ग होते हैं, कीट वर्ग, कीट वर्ग कौन कौन से, कीट वर्ग के जो जीव होते हैं जैसे कॉकरोच, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच के बाद खटमल हो गया, ठीक है, मच्छर हो गया आदि, इनका जो है श्वसन अंग क्या होता है, तो इनका श्वसन अंग होता है ट्रैकिया। क्या होता है भाई, ट्रैकिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ चुका है। ये जो है जो कीट वर्ग होते हैं, तो ये श्वास रंध्र जिसको क्या कहते हैं स्पाइरिकल्स,
और उन्हीं स्पाइरिकल से ट्रैकिया लगा होता है, उसी के माध्यम से यह श्वसन करते हैं। तो इनका श्वसन अंग हो गया ट्रैकिया। अब पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट यह है कि भाई जो हमारा जो हमारी मकड़ी होती है, मकड़ी का श्वसन अंग क्या होता है? तो मकड़ी का श्वसन अंग होता है बुकलंग। क्या होता है? बुकलंग। ये होता है मकड़ी का श्वसन अंग। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 110% आपके एग्जाम्स में पूछने की पूरी संभावना है। मकड़ी का श्वसन अंग जरूर लिखिएगा। ठीक, मकड़ी के साथ साथ एक और होता है बिच्छू का भी लिख लीजिए। बिच्छू का भी श्वसन अंग क्या होगा? बिच्छू का भी श्वसन अंग होगा बुकलंग। ठीक, अब जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट में आप ये जानिए कि मानव की बात करें या अन्य स्तनधारियों की बात करें, इसको अलग लिख लेते हैं भाई। मानव की बात करें, पक्षी वर्ग की बात करें, सरीसृप की बात करें, अन्य स्तनधारियों की बात करें, इन सब का जो श्वसन अंग होगा वह क्या होगा? तो आप कहेंगे लंग्स होगा, यानी कि फेफड़ा होगा। चाहे मानव का श्वसन अंग पूछे, चाहे पक्षी वर्ग का पूछे, चाहे सरीसृपों का पूछे, चाहे आपसे अन्य स्तनधारियों का पूछे, इन सब का क्या होगा? तो आप कहेंगे इन सब का श्वसन अंग लंग्स होगा। क्लियर है? तो यहां से हमने ये जो आपकी हेडिंग पढ़ी, विभिन्न जंतुओं के श्वसन अंग, कुल मिलाकर 6 जीवों के बारे में जाना कि इनका श्वसन अंग कौन कौन सा है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कौन कौन से होते हैं? अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना, नीलहरित शैवाल। इनका श्वसन अंग क्या होता है? आप कहेंगे जनरल बॉडी सरफेस होता है। फिर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि केंचुए का श्वसन अंग क्या होता है, तो आप कहेंगे मॉइस्ट स्किन होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए जो भी जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली हो गया, टैडपोल हो गया, झींगा हो गया, इनका श्वसन अंग क्या होता है? तो आप कहेंगे गिल्स। अच्छा, गिल्स का दूसरा नाम भी है, कहीं कहीं एग्जाम में क्लोम लिख के आ जाता है, तो चाहे गिल्स कहिए चाहे क्लोम कहिए, बात एक ही है। गिल्स का कहीं कहीं नाम लिख के क्लोम आ जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे कीट वर्ग के बारे में पूछे, यानी कि कॉकरोच के बारे में पूछे कि कॉकरोच का श्वसन अंग क्या होगा, मच्छर का श्वसन अंग क्या होगा, या आपसे कह दे कॉकरोच खटमल का श्वसन अंग क्या होगा, तो आप बताएंगे ट्रैकिया होगा। या इसी को अगर ट्रैकिया नहीं दिया है तो फिर स्पाइरिकल्स भी दिया रह सकता है, तो स्पाइरिकल्स भी होगा। या ट्रैकिया या स्पाइरिकल्स, जो ऑप्शन होगा वही क्लियर होगा। अगर आपसे पूछे मकड़ी या बिच्छू का श्वसन अंग क्या होता है, तो आप कहेंगे बुकलंग होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर अगर आपसे पूछे कि मानव का श्वसन अंग या पक्षी वर्ग का श्वसन अंग या सरीसृपों का श्वसन अंग या अन्य स्तनधारियों का श्वसन अंग क्या होगा, तो उसका होगा लंग्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं पूरा हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो लिख रहे हैं तो भाई उसको लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह आपके लिए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं तक रहा। कल हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंतिम सेशन होगा, यानी कि वहां से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम अपना खत्म कर देंगे। 3 वीडियो में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, जो भी कंफ्यूजन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहां पे पर्सनली मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है, और भाई आपसे विनम्र निवेदन है कि ये जो मैं लिखा रहा हूं इसकी नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस भाई एक ही बार पढ़ना है, और एक बार जान लगा के पढ़ लो कि दोबारा बार बार नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। एक बार नोट्स बना लो, फिर प्रैक्टिस, उसी नोट्स का रिवीजन, और फाइनली गॉट सक्सेस। ठीक, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां से आपको हर एक चीज की बेहतरीन क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।